अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमारे दौर के सबसे बड़े और खौफनाक सच को दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनजान फोन कॉल, एक ऐसा छोटा सा मैसेज या सिर्फ एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की कमाई, आपके खानदान का सुकून लम्हों में छीन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल दौर के इन छुपे हुए शिकारियों के बारे में। इन्हें कहते हैं कॉल सेंटर स्कैमर्स। जरा तस्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, आप एक आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे हैं और अचानक एक कॉल आती है जो आपको मुजरिम करार देती है। जैसे पाकिस्तान में जैश कैश वालों की कॉल आती है, प्रेशर डाला जाता है, गुस्से से जोर से बोलकर, बिल्कुल उसी तरह इंसान खौफजदा हो जाता है। और खौफ इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। हमारी आज की कहानी द रेड लाइन 3 ऐसी ही औरतों की है जिनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा सिवाय अपने इंतकाम के। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी मॉन्स्टर से लड़ने निकलते हैं तो अक्सर आप खुद भी वही बन जाते हैं जिससे आपको नफरत थी। क्या इंसाफ की खातिर हर हद पार करना सही है, या वो रेड लाइन अबूर करने के बाद जिंदगी फिर पहले जैसी हो पाएगी? आइए इस नफसियाती और सनसनीखेज सफर का आगाज करते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया धोखा और हर कदम पर एक सब इखलाकी फैसला आपका इंतजार कर रहा है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, कहानी का आगाज होता है थाईलैंड के एक पुरसकून शहर से, जहां जिंदगी बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसे देखना आम इंसान के बस की बात नहीं। हमारी पहली मुलाकात ओरोन से होती है, जो कभी एक कामयाब मार्केटिंग एक्सपर्ट हुआ करती थी, मगर अब अपनी पूरी तवज्जो घर और बच्चों पर दे रही है। इसका शौहर और बच्चे ही इसकी कुल कायनात है। एक आम सी दोपहर जब ओरोन किचन में काम कर रही होती है तो इसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक संजीदा आवाज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक संजीदा आवाज, डराने वाली आवाज, प्रेशराइज करने वाली आवाज सुनाई देती है। वो खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करता है और इसे बताता है कि इसका बैंक अकाउंट एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुआ और अगर इसने फौरी तावन ना किया तो इसे और इसके खानदान को जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ से शुरू होता है खौफ का वो खेल जिसमें लॉजिक खत्म हो जाता है। वो ऑफिसर इसे डराता है, इसे किसी से बात करने से मना करता है और इसे यकीन दिलाता है कि इसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने तमाम पैसे एक सेफ अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। और रोन, जो अपने खानदान की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती थी, इस खौफ के साए में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी तकरीबन 5 लाख बहुत एक ही क्लिक में इन अनजान लोगों के हवाले कर देती है। इसे अंदाजा ही नहीं होता कि इसने अभी अभी अपनी खुशियों का सौदा कर लिया है। तो दोस्तों, इसी दौरान हम एक और औरत फाई से मिलते हैं। फाई एक मेहनती फिजियोथेरेपिस्ट है जो एक पैसा जोड़कर अपने घर का ख्वाब देख रही थी। इसके लिए ये पैसे सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि इसके बरसों की मेहनत और रातों की नींदें थी। मगर अफसोस, वो भी इसी कॉल सेंटर स्कैम का शिकार बनती है। और फिर कहानी में आती है वो जो एक ऑनलाइन सेलर है और जिसकी दादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब इसकी दादी के अकाउंट से जिंदगी भर की बचत चोरी होती है तो वो सदमा सिर्फ माली नहीं था बल्कि वो बूढ़ी औरत टूट कर रह जाती है। इन तीनों औरतों के लिए ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये इनके एतमाद, इनके ख्वाबों और इनकी पहचान पर हमला था। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन सिस्टम की बेहिसी इन्हें बताती है कि कानून के हाथ बहुत छोटे हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दुख और बेबसी गुस्से में बदलने लगती है। और रोन, फाई और वो एक सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग में मिलते हैं जहां ऐसे तमाम लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें इन डिजिटल डाकुओं ने लूटा था। वहां हर चेहरे पर एक ही कहानी थी, तबाहशुदा ख्वाब और खाली बैंक अकाउंट्स। लेकिन इन तीनों में एक बात मुश्तरक थी, वो सिर्फ रोने के लिए वहां नहीं आई थी बल्कि वो अपनी कहानी का तबादला करती हैं। उन्हें एक चौंका देने वाला सच मालूम होता है, इन सबको जिस स्कैमर ने स्कैम किया था उसका तरीकाकार बिल्कुल एक जैसा था। इनका दुश्मन कोई एक छोटा चोर नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जिसे एक बेरहम इंसान चला रहा है। वो जो अपनी दादी के बिगड़ती हालत देखकर पहले ही अपने हवास खो रही थी, एक सख्त फैसला करती है। वो कहती है, अगर कानून हमें हक नहीं दिला सकता तो हम इसे छीन लेंगे। और रोन भी, जो पहले हिचकिचा रही थी लेकिन अब अपनी फैमिली के उजड़े हुए मुस्तकबिल को देखकर इनका साथ देने का फैसला करती है। फाई, जिसका घर का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था, वो भी इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बन जाती है।
तो दोस्तों यहाँ दाखिला होता है ओजे का, एक पुरअसरार और माहिर हैकर। ओजे इन तीनों को बताता है कि ये स्कैमर्स किसी गुमनाम जगह पर नहीं बल्कि थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर मौजूद एक खुफिया कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वो इन्हें दिखाता है कि कैसे ऊद नामी शख्स इन लोगों के पैसों पर अय्याशी कर रहा है और इन्हें चींटियों से ज्यादा अहमियत नहीं देता। अब इनका प्लान तैयार है, लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी बल्कि स्कैमर को स्कैम करना था। वो फैसला करते हैं कि वो वही हथियार इस्तेमाल करेंगे जो इन पर चलाए गए थे, यानी धोखा और टेक्नोलॉजी। वो ऊद के करीब पहुंचने के लिए इसी के नेटवर्क में मौजूद एक दरार तलाश करते हैं। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये तीनों आम सी औरतें जो कभी थाने जाने से डरती थी इस जुर्म की दलदल में कदम रख कर बच पाएंगी? ओजे जो हैकर है वो इन्हें वार्निंग भी देता है कि ये रास्ता वन वे है, एक बार आपने इस लाइन को क्रॉस कर लिया तो आपकी मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो तीनों एक दूसरे का हाथ थामती हैं। इनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि वो ठंडी आग है जो सिर्फ इंतकाम से ही बुझ सकती है। वो अपने मिशन की तैयारी शुरू करती हैं, ये जानते हुए भी कि इनका मुकाबला एक ऐसे इंसान से है जिसका कोई ज़मीर नहीं है। तो दोस्तों अब बारी थी एक ऐसे खतरनाक खेल की जिसमें गलती की गुंजाइश सिफर थी। और ऑन फाई और वाओ अब सिर्फ आम औरतें नहीं थी, वो शिकारी बन चुकी थी। इनका हदफ, इनका टारगेट सीधा ओद था जो इनका पैसा लेकर सरहद पार ऐश कर रहा था। इनका प्लान सादा मगर इंतहाई ज़हीन था। वो ओद को इसी के अंदाज में बर्बाद करना चाहती थी। हैकर ओजे की मदद से वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हैं। जरा सोचिए कि आप किसी को कॉल करें और इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आए तो क्या होगा। वो ऊद के बेटे की एक फेक वीडियो बनाती हैं जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि इसे अगवा कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब इनका सामना यूई से होता है। यूई खुद एक स्कैमर है जो ऊद के लिए काम करती है, मगर वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रही है। जब वो वाओ की दादी की तस्वीर देखती है तो इसका सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है। वो खुफिया तौर पर इन तीनों की मदद करने का फैसला करती है, मगर ये जानते हुए कि ऊद को पता चला तो इसकी सजा सिर्फ मौत होगी। तो दोस्तों मिशन के दौरान एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ ओरोन रुक जाती है। वो देखती है कि ऊद अपने बेटे से कितना प्यार करता है। इसे एहसास होता है कि वो इंसाफ मांगते मांगते खुद भी वही घिनौना काम कर रही है जो इसके साथ हुआ था। हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? वो फाई से पूछती है, लेकिन फाई की आंखों में सिर्फ अपना छीना हुआ घर था। वो इसे याद दिलाती है कि इन लोगों ने रहम का हक खो दिया है। जी हाँ बिल्कुल। और ऊद को एक नफ्सियाती जाल में फंसाती है। इसे फोन कॉल आती है, इसे डराया जाता है और इसे यकीन दिलाया जाता है कि इसने लाखों रुपए एक मखसूस अकाउंट में ट्रांसफर ना किए तो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों यहाँ कहानी का तनाव यानी टेंशन इतनी इंतहा पर पहुंच जाती है। यानी एक तरफ वो स्कैमर है जिसने मासूमों को लूटा था और दूसरी तरफ वो औरतें हैं जो इंसाफ के नाम पर खुद मुजरम बनती जा रही थी। तो दोस्तों क्या वो ये बोझ उठा पाएंगे या ऊद इनकी चाल समझ जाएगा? लेकिन जैसे ही ऊद रकम ट्रांसफर करने का बटन दबाता है कमरे में खामोशी छा जाती है। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की है, क्योंकि अब ऊद को ये एहसास होने वाला है कि इसे किसी पुलिस ने नहीं बल्कि उन 3 चींटियों ने कुचल दिया है जिन्हें वो हकीर समझता था। दोस्तों अब खेल का आखिरी हिस्सा शुरू होता है जहां शिकारी और शिकार के दरमियान फासला खत्म हो जाता है। जैसे ही ऊद को एहसास होता है कि इसके साथ वही हाथ हुआ है जो वो दोस्तों के साथ करता था, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है और इसे पता चल जाता है कि ये किसी बड़े गैंग का काम नहीं बल्कि इन 3 मामूली औरतों की हिम्मत है जिन्होंने इसके नेटवर्क में नकब लगाई है। वो पागलों की तरह इनका पीछा करता है। अंधेरी रात, बारिश की बूंदें और थाईलैंड के बॉर्डर के करीब एक सुनसान सड़क। मंजर बिल्कुल किसी डरावने ख्वाब जैसा था। ओरोन, फाई और वाओ एक गाड़ी में भाग रही होती हैं, जबकि पीछे से ओद अपनी पूरी ताकत के साथ इन पर हमलावर होता है। यहाँ गाड़ी का एक खौफनाक ताकुब शुरू होता है, पीछा शुरू होता है। सड़क पर टायरों के रेंगने की आवाजें और धड़कते हुए दिलों की रफ्तार एक हो जाती है। अचानक एक तेज मोड़ पर तो दोस्तों ऊद की गाड़ी तवाज़ुन बिगड़ने से सड़क से नीचे जा गिरती है और एक धमाके से फट जाती है। ऊद की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, लेकिन ये तीनों औरतें अपनी गाड़ी से हाँफती हुई बाहर निकलती हैं और वो देखती हैं कि ऊद लहूलुहान हालत में
गाड़ी के मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ में अब भी एक गन है जो इसकी आखिरी ताकत का निशाना है। वो लड़खड़ाते हुए इनकी तरफ बढ़ता है। इनकी आंखों में वहशत और नफरत साफ देखी जा सकती है। वो जिसने अपनी दादी को अस्पताल के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ते देखा था अब काबू से बाहर हो जाती है। इसके ज़हन में वो तमाम लम्हे गर्दिश करते हैं जब इनकी जिंदगियों का मजाक बनाया गया था। तो दोस्तों वो एक भारी पत्थर उठाती है और इसे रोकने की कोशिश करती है। हम कातिल नहीं हैं, लेकिन इसकी समाअत अब सिर्फ अपने अंदर की चीखें सुन रही थी। एक जोरदार वार और फिर सब खामोश हो जाता है। ऊँट की सांसें रुक जाती हैं। वो इंसान जो दूसरों की जिंदगियों से खेलता था अब खुद अपने अंजाम को जा पहुंचता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल है, क्या ये जीत थी? और रोन अपने खून आलूदा हाथों को देखती है और इसे एहसास होता है कि जिस इंसाफ की तलाश वो कर रही थी इसकी कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने वो सुर्ख लकीर, वो रेड लाइन अबूर कर ली थी जिसके बाद इंसान कभी वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जा सकता। यानी वो अब सिर्फ विक्टिम्स नहीं रही, वो इस दुनिया के कानून की नजर में मुजरिम बन चुकी थी। वो सुबह की रोशनी में एक दूसरे को देखती हैं। इनके अकाउंट्स में पैसे वापस आ चुके थे। इनका इंतकाम पूरा हो चुका था, लेकिन इनकी रूहों पर जो दाग लग चुका था वो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। वो बॉर्डर की धुंध में गायब होने लगती हैं, ये जानते हुए कि अब इनका घर, इनका खानदान, इनकी पहचान हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो दोस्तों ये थी द रेड लाइन की वो होलनाक कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि ओरोन अपने घर वापस तो आ जाती है। वो रकम भी इसके अकाउंट में है जो इससे छीनी गई थी, लेकिन जब वो अपने बच्चों को गले लगाती है तो इसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। इसे महसूस होता है कि इसने अपने खानदान को बचाने के लिए अपनी रूह का एक हिस्सा वहीं उस सड़क पर छोड़ दिया है जहां ऊंट की लाश पड़ी थी। तो दोस्तों वाओ और फाई का भी अब यही हाल है। वो अब आजाद तो हैं, मगर ये आज़ादी एक कैद की तरह महसूस होती है। वो रेड लाइन जो उन्होंने पार की अब इनके और इनकी पुरानी पुरसुकून जिंदगी के दरमियान एक दीवार बन चुकी है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि बाज़ औक़ात सबसे मुश्किल काम मॉन्स्टर को ढूंढना नहीं होता, बल्कि ये एहसास करना होता है कि इसे मारते मारते आप खुद एक मॉन्स्टर ना बन जाए। दोस्तों इंतकाम की आग ठंडी तो हो जाती है, लेकिन वो पीछे सिर्फ राख छोड़ जाती है। द रेड लाइन हमें खबरदार करती है कि डिजिटल दुनिया के ये शिकारी सिर्फ आपका पैसा नहीं लूटते, वो आपका सुकून, आपका भरोसा और आपकी इंसानियत तक छीन लेते हैं। और दोस्तों मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दें। अगर आप और उनकी जगह होते और कानून आपका साथ ना देता तो क्या आप भी अपने हक के लिए वो रेड लाइन पार करते? उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपको झंझोड़ कर रख दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन डिजिटल फ्रॉड से होशियार रह सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच।